नमस्कार। खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कर्ज में छत्तीसगढ़ कैसी होगी, योजनाओं का क्रियान्वयन। तो हमारे साथ सबसे पहले हम परिचय करवा दें हमारे वरिष्ठ पत्रकारों। शिव श्रीवास्तव जी है जो वरिष्ठ पत्रकार है और बीडी निजामी जी है। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। साथ में यशोवर्धन उमक जी भी साथ में मौजूद है। तो हमारी जो खास चर्चा है कर्ज में छत्तीसगढ़ कैसे होगा विकास छत्तीसगढ़ का, तो इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार आपने देखा विधानसभा सत्र चला है, शपथ ग्रहण हुआ है विधायकों का, सदस्यों का, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएमओ का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ कर्ज में है। तो हमारा पहला सवाल शिव श्रीवास्तव जी से हम आपसे पूछते हैं कि लगभग करोड़ों का कर्ज है छत्तीसगढ़ सरकार पर, इतनी सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में, तो कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं? वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर जितने भी कर्ज हैं 82,000 करोड़ का कर्ज है, उससे निपटना सामान्य बात तो नहीं है। लेकिन जो भी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में संसाधन हैं, खनिज संसाधन, वन संपदा, इसका सही ढंग से दोहन करके राशि इतने उत्पन्न की जा सकती है जिससे जो भी कर्ज के से भी न केवल मुक्त होगा, जो भी वर्तमान में भाजपा सरकार ने जो घोषणाएं की है उसको अमल करने में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि पहली बार काफ़ी समय के बाद में डबल इंजन की सरकार आई है। सही अर्थ में कहा तो अब पहली बार डबल इंजन की सरकार आई है। पिछले बार में केंद्र में जब ये था अपना मनमोहन सिंह जी की सरकार, और उस समय छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही। इसका कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ के विकास में आर्थिक योगदान केंद्र का उतना नहीं हुआ था जितना अब संभव है। क्योंकि केंद्र के अब छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर उसका हाथ सिर में है, ये सोच के चलिए। और निश्चित रूप से भाजपा अपनी वादा को पूरे करने में सक्षम इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो संसाधन है उसका सही सदुपयोग होगा और नए नए उद्योग खुलेंगे, उद्योग खोलना ही पड़ेगा। अब वर्षों से लंबित है, हीरे की खदान है आपका गरियाबंद जिले में, पायली खेड़ा में, ऐसे ये है जिसका यदि उपयोग करें तो आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ को सक्षम होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। यही सवाल मैं निजामी जी से करना चाहूँगा। निजामी जी बताएंगे कि सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं कहूँगी ये छत्तीसगढ़ सरकार कर्जे में है, ये अकेली की बात नहीं है। देखा जाए तो इस देश के बहुत सारे जो राज्य हैं सभी कर्जे में हैं और एक सिस्टम चला आ रहा है लंबे समय से। और सीधी सी बात ये होती है कि जैसे पिछले सरकार की बात करें, पिछली सरकार में जो कि कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल की, उस समय जब उन्होंने अपना चार्ज लिया था तो उस समय लगभग 41,000 करोड़ का कर्जा छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर था, जो अब लगभग डबल हो चुका है। दिक्कत ये है कि जो आजकल जो सिस्टम बन गया है कि सिस्टम में जैसे कि घोषणा पत्रों में जो वादे किए जाते हैं और उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट की होती है। जैसे किसानों का कर्ज माफ था, दूसरा उसमें एक 2500 रुपये क्विंटल धान की खरीदी का मसला था, बिजली बिल हाफ योजना का था। तो छत्तीसगढ़ सरकार को जब उन वादों को पूरा करना था तो कहीं ना कहीं से उनको कर्ज लेना पड़ा। ये सिस्टम आगे भी चलता रहेगा। दिक्कत की बात क्या थी कि तब भूपेश बघेल के सरकार के पास के सर के ऊपर कोई हाथ नहीं था, मतलब केंद्र से उनको कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2023 में, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, आपको याद होगा जब चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे या गृह मंत्री अमित शाह या तमाम जेपी नड्डा वगैरह, ये सब कहते थे कि मोदी की गारंटी है। मतलब ये देखा जाए कि अब जो सरकार के ऊपर जो भी कर्जा आया हुआ है उसके लिए एक जो बहुत बड़ा जो बैकबोन कहा जाए, एक जो पीछे जो ताकत है वो केंद्र सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम चुनावी भाषणों के दौरान इस बात को कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि हमारा जो संकल्प पत्र है इसमें हम जो जो वादे पूरे कर रहे घोषित कर रहे हैं, इन सब का लाभ किसानों को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा। तो इसलिए विष्णुदेव साय जी के साथ प्लस पॉइंट ये है जो कि भूपेश बघेल के साथ नहीं था कि केंद्र की सरकार, जो डबल इंजन सरकार की बात हो रही, केंद्र की सरकार हर कदम पे उस तमाम घोषणाओं को लागू कराने के लिए पीछे खड़ी है। और निसंदेह जो डबल इंजन सरकार जैसा हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो वो जहाँ जहाँ पे डबल इंजन की सरकारें हैं तो आपसी तालमेल बना करके
बिल्कुल उन सबको कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ का साथ वैसे भी देखा जाए तो ये बहुत ही मजबूत राज्य है। जब ये अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर जो खनिज संपदा है, इलेक्ट्रिसिटी है, तमाम इतनी पर्याप्त मात्रा में है, इनकी आय इतनी जबरदस्त है कि जब ये अविभाजित मध्य प्रदेश था तब यहाँ का पैसा मध्य प्रदेश के कई बड़े बड़े शहरों में खर्च होता था। ये एक आरोप भी लगाते थे यहाँ के नेता कि पैसा हम देते हैं, उतना विकास नहीं हो पाता। अब वो स्थितियाँ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट, जैसा मैंने कहा कि पीछे मोदी की गारंटी बहुत बड़ी चीज़ है। और यदि कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ती है, कहीं पर यदि विष्णुदेव साय को लगता है कि कैसे होगा, तो पीछे नरेंद्र मोदी के रूप में एक बहुत बड़ा हाथ पीछे है। और उनके साथ डबल इंजन सरकार के रूप में निसंदेह छत्तीसगढ़ सरकार तमाम अपने वादों को पूरा कर सकती है। और समय आने पे बहुत सारी चीज़ें अभी है, समीक्षा भी होनी है अभी बहुत सारी। श्रीवास्तव जी से मेरा सवाल रहेगा, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में गैस की बात करी, महिलाओं की बात करी, किसानों को अभी अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर 2 साल का बोनस देने की बात करी, तो वो भी करोड़ों में है। तो कैसा देखते हैं घोषणा पत्र का, जो चूंकि पिछले जो सरकार थी कांग्रेस की, घोषणा पत्र पूरा नहीं, जो वादे थे वो पूरा नहीं करने का आरोप था, भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, क्या कहते हैं आप? जहाँ तक कि सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास में विशेष रूप से कुछ ऐसे योजनाएं हैं जैसे पीपीपी मॉडल, जिसके आधार पर विकास कार्य जितने भी सड़क है, पुल है, बड़े बड़े ये हैं, वो निर्माण हुआ है। उसमें क्या है कि पैसा आखिर यानी राज्य से जाता है, परंतु क्या है, पैसा बाहर से आता है, बैंकों से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ठेकेदार निर्माण करते हैं। और इसके कारण क्या है कि विकास की गति बढ़ती रहती है। परंतु जब प्रदेश में 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कहीं पर भी पुल पुलिया, बड़े सड़क ये वगैरह निर्माण कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका खामियाजा कांग्रेस की सरकार को भुगतना पड़ा। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश जगह कांग्रेस की हार का मुख्य कारण यही है कि उन्होंने केवल ग्रामीण ग्रामीण के ही नारा लगाते रहा, शहरी क्षेत्र की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब जहाँ तक कि सवाल है कि कर्ज जो है वो, और दूसरा क्या है कि किस तरह से अपने घोषणा पत्र पे ये लागू हुआ। अभी एक दिन पहले ही विनियोग विधेयक पारित हुआ, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए के मैंने शासन ने ये स्वीकृत किया है, जिसमें आपका ये जो किसानों को बोनस देना है और बेरोजगारों को भत्ता देना है। और तीसरा मुख्य जो ये है कि तीसरा मुख्य कारण बेरोजगारों के भत्ता के अतिरिक्त महिलाओं को जो योजना लागू की है, माता वंदन महिला वंदन, तो एक इस प्रकार का है। शुरुआत तो उन्होंने किया 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट, एक तो एक कर दिया, दूसरा एक अच्छा, केंद्र सरकार से ऑलरेडी 12,000 करोड़ रुपए आ चुका है धान खरीदी के लिए। इसमें क्या है कि तात्कालिक रूप से किसानों के हित के तो तीनों काम हो रहे हैं। महिलाओं के ये हो गया है, बेरोजगार
और फसल दुगना होने से उनकी आर्थिक आय बढ़ेगी। अब जहाँ तक कि संसाधन की बात है तो विद्युत के मामले में अपन आत्मनिर्भर हैं। यह तो दुर्भाग्य है, बिजली हाफ है ये वगैरह करके 8,000 करोड़ पर यानी के घाटे में चल रहा है विद्युत। ये जिस तरह से उन्होंने बिजली हाफ किसानों के ये, तो उससे 8,000 करोड़ रुपया के कर्ज में डूबा है विद्युत मंडल। पर इसके बावजूद भी चूंकि अपने राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा बिजली सस्ती है, इसका फ़ायदा आम जनता को मिलना चाहिए। और जो सरकार ने इस प्रकार के निर्णय लिया है वो कोई गलत नहीं है। जनहित में कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, उस समय घाटे या ये को देखा नहीं जाता। निजामी जी, मैं आपसे आपको रोकूंगा। निजामी जी, वर्ल्ड बैंक, RBI और नाबार्ड जैसे वहाँ से करोड़ों रुपए का कर्ज हुआ है, तो अगर चूंकि अभी लगातार घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की, घोषणा पत्र में की, ठीक है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी है, चलो मदद होगा, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक का है, RBI का है, नाबार्ड का है, विश्व बैंक का है, वो कर्ज कब कंप्लीट होगा? देखिए, सरकार बदल गई है तो जिम्मेदारियां भी बदली हैं, और इसीलिए खास तौर पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चार्ज लेने के बाद उन्होंने एक प्लान किया है कि हम सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। पिछली जो सरकार थी उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी उनकी समीक्षा करेंगे, कौन सी योजनाएं चालू करनी है, चालू रखनी है, कौन सी बंद करनी है। दूसरी बात, वित्त विभाग से एक आदेश जारी हुआ अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, उन्होंने कहा कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उन सब पर उन्होंने रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा अगले आदेश तक। उसमें यह है कि चूंकि डे बाय डे काम हो रहा है तो पहले समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करने के बाद ऐसा लगता है कि भाई इस काम को करना बहुत ज़रूरी है, उस काम के लिए एक नए आदेश होंगे, और जिस काम पे नया आदेश नहीं होगा तो वो काम रोक दिए जाएंगे। तो ये सरकार को देखना है कि किन काम को फिर से शुरू करना है। तो अभी फिलहाल एक समीक्षा का दौर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि सरकार तो अभी बनी ही नहीं है। सिर्फ ये कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली हुई है। तो इनके सामने सबसे ये कि जो पिछली सरकार थी उसने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, वो जनहित में कौन कौन सी, जैसे गोबर योजना थी, गौमूत्र की योजना थी। भूपेश सरकार को ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो उसका उतना लाभ नहीं समझे। जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में फोकस किया, शहरी क्षेत्रों में उतना शायद फोकस नहीं कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन नहीं ला पाए। इंडस्ट्रियल निर्माण की बात कर, जैसे कि देखा जाए कि 2018 से पहले जो पुरानी योजना थी, चाहे जैसे सड़कों पर निर्माण चला था या ग्रामीण में कहीं पर, मैक्सिमम मुझे लगता है शायद 60 से 70% जो काम जो हुए हैं ये 2018 के पहले जो भूपेश बीजेपी की सरकार थी उन कामों का ज्यादातर क्रियान्वयन हुआ है। पिछली सरकार नए कामों के लेकर के कोई टास्क नहीं बना पाई, कोई ऐसी योजना नहीं लाई जिसको आम जनता महसूस करता है कि हाँ वो ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। जितना भी काम हुआ है आमतौर पर देखा जाए तो वो पिछली सरकार का ही, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका वजह नियत या कोरोना क्या थी? नहीं, कोरोना भी असर है, ऐसा नहीं। नियत वाली बात तो देखिए, पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे होगा, कर्जा लेना पड़ेगा। तो कोरोना की वजह से खास तौर पर देखा जाए काम रुके रहे। देखिए आज जैसे हम लोग जिस जगह बैठे हुए हैं ये इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ से ये राजनांदगांव से थे मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, आते आते थे उनको लगता था कि भिलाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। जो 4 फ्लाईओवर का जो योजना प्लानिंग की उन्होंने की तो उनको जाना नहीं मिलता था, लेकिन उस योजना का क्रियान्वयन में आज भी योजना कंप्लीट नहीं हुई है। 4 में से 2 कंप्लीट हुए हैं ब्रिज, अभी 2 बाकी हैं, और उसमें हादसे भी हुए, हादसे भी लगातार हो रहे हैं। तो कोरोना की वजह से भी सरकार काम नहीं कर पाई। ये भी देखा जाए, मतलब 3 साल का काम हुआ सरकार ने, देखा जाए 2 साल का जो है वो काम स्वच्छंदता से अभी निजामी जी, मैं आप सबको रोकना चाहूँगा, हमारे जो गेस्ट है आप सभी को रोकना चाहूँगा। एक बड़ी खबर आ रही, कल 11:45 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का गठन होगा और राजभवन में 11:45 पर। चूँकि जो मंत्रिमंडल का गठन है वो भी बहुत धीरे से हो रहा है, ऐसा क्या कारण है कि धीरे होने का? आप ही से पूछता हूँ। मुझे तो बड़ा ताज्जुब लग रहा है, क्योंकि अभी जैसे बलबीर जुनेजा स्टेडियम में सभी तैयारियां पूरी चल रही, 3 दिन 4 दिनों से ऐसा था। और लेकिन 2 बार तारीखें तय हुई, कल भी थी, 20 को भी थी, सर 19 के आसपास भी था, लेकिन क्लियरेंस नहीं हो पाया। आज बल्कि 21 तारीख को भी थी। अब ये भी लग रहा था कि एक खबर ये भी थी हमारे पास कि विष्णुदेव साय दिल्ली जा रहे हैं,
22 और 23 को बैठक है वहाँ पर, और उसके बाद लौट के आने की बात करें। लेकिन आनंद फानंद में जिस तरह से मंत्रिमंडल इनके शपथ की बात आ रही है, 11:45 को राजभवन में शपथ ग्रहण, हमारे पास जो सूचना आ रही है अभी, तो 11:45 को, तो ये आनंद फानंद ये में प्रेशर देखिए क्या है, कहीं ना कहीं बात तो चल रही है कि भाई मंडप सज गया है, दूल्हा नहीं पता, मतलब कि स्टेडियम सज गया है और मालूम पड़ा कि किनको शपथ, लेकिन जो पता ही नहीं है और सब तैयारी करके रखे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि उस प्रेशर को कम करने के लिए राज्य सरकार ने आनंद फानंद में, क्योंकि आपने कहा राजभवन में शपथ, राजभवन में शपथ है, तो ये भी एक बात है। तो ये आनंद फानंद में कहीं ना कहीं किया जाने वाला काम है, कहीं ना कहीं प्रेशर को वो कम करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। जो लोग विधायक जीते हैं नए पुराने सबको उनका भी प्रेशर होगा कि भाई किसको मंत्री बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे हैं, तो उस पे एक विराम लगाने की नियत से ऐसा लगता है कि आनंद फानंद में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। जी जी, राजभवन में जो जिस प्रकार का जो समय निर्धारित है 11:45 पौने 12 बजे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, तो स्टेडियम में इतना तामझाम से डेकोरेशन किया गया, व्यवस्था की गई, पूरा स्टेडियम में कम से कम 10,000 20,000 लोगों के आने की संभावना व्यक्त की गई थी, तो लेकिन नहीं हो, वहाँ पर नहीं हो रहा, राजभवन हो रहा है, ये आश्चर्य की बात है। हम आ रहे हैं अपने मुद्दे पर कि विकास आज अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर हम देखा जाए बस्तर की बात करें तो बस्तर में विकास के नाम पर जीरो है। और आज आपने देखा होगा कि बस्तर से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुना है, तो बस्तर को फोकस करने के पीछे क्या रीजन है? और दूसरा, जो वहाँ जो व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं, श्रीवास्तव जी आपसे पहला सवाल, उसके बाद वही सवाल आपसे भी, तो बस्तर में विकास आज भी खाट पर मरीजों को कई किलोमीटर पैदल चल के सड़क तक पहुंचना पड़ता है, तो ये व्यवस्था हमने कवरेज किया है। आप भुजमाड़ के क्षेत्र में चले जाइए या बीजापुर के इंटीरियर में चले जाइए, जगदलपुर या दंतेवाड़ा सिटी एरिया तो दिखता है कि सिटी है, लेकिन 5 किलोमीटर के बाद आपको स्थिति आज से 100 साल पुरानी दिखती है। तो ऐसा क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करी, कांग्रेस 5 साल राज करी, और फिर अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो विकास क्यों नहीं हो पाता? श्रीवास्तव जी। बस्तर केरल से के बराबर ही है, और जहाँ तक कि कहा जाए आदिवासियों के विकास के लिए भाजपा ने कई योजनाएं वहाँ से प्रारंभ की थी, लेकिन लगातार विरोध, कभी नक्सलियों का विरोध, कभी वहाँ के आदिवासियों का विरोध, जिसके कारण लोहांडीगुड़ा में जो अपना टाटा एक बहुत बड़ा उद्योग लगाने वाला था लोहे का, उसके जमीन वमीन सब चीज़ ये हो गया था, केवल विरोध प्रदर्शन के कारण वहाँ पर उद्योग स्थापित नहीं हो सके। और नगर नार के भी लगभग वही स्थिति रही। इन प्रकार नगर नार प्रारंभ भी हो गए, अब वहाँ उत्पादन भी चालू हो गया, जब तक कि उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास, औद्योगिक, आप वहाँ से तो करोड़ों का, अरबों रुपए का हरा सोना यानी तेंदु पत्तल निकालते हैं, और कहा जाए कि मैंने पूरे देश में ही नहीं विश्व में जो एक है लोहे का विशाल खदान आपका बेला ढीला, नारायणपुर, ये पूरे माइंस एरिया में है। यहाँ से कई देशों को पहले सब आपूर्ति भी करते थे। तो आर्थिक रूप से उसको सक्षम बनाने के लिए आपको कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। नक्सलियों का आतंक है, उसको जैसे अभी अब तत्काल के अपन देखा जाए कि कुछ दिनों से फिर नक्सली आतंक बढ़ गया है, तो इसको ख़त्म करने के लिए युद्ध स्तर पर केंद्र को और राज्य को मिलकर के प्रयास करना होगा, तब जाकर के ये होगा। जहाँ तक कि विकास की बात है, सड़क का तो जाल फैल चुका है, तो सड़क बन 90% क्षेत्र में सड़क पहुँच के रास्ता है। मैं स्वयं गया हूँ सुकमा, भोपालपट्टनम, इधर और ये तरफ जाके देखा हूँ, सड़कों की कमी नहीं है, परंतु कहीं पर पुल तोड़ देना, कहीं ये कर देना, रास्ता बंद कर देना, और ये बन चुका है नक्सलियों का। और नक्सलियों के पीछे किसका हाथ है, ये सब धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा है। और जब तक कि उनके जो शहरी कांटेक्ट है, ये सब कांटेक्ट को दूर कर दें, तो विकास के लिए वहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक कि डॉक्टरों की नियुक्ति का है, तो एक जो सिस्टम बनाए हो उसको यदि लागू सही ढंग से करेंगे, जैसे 2 साल के लिए अनिवार्य रूप से जो भी ये है MBBS MD करते हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में डॉक्टर ये रहे। और पहले की अपेक्षा अभी संसाधनों की कमी नहीं है, पर ये संसाधनों का कैसे उपयोग करें, ये प्रशासन के ऊपर निर्भर रहता है। काफ़ी संख्या में वहाँ पर, जैसे हम एग्जाम्पल के ले लेते हैं, अपना शहरी क्षेत्रों में डॉक्टरों को जहाँ पर 1 से 1.5 लाख रुपये वेतन है, वहाँ पर 2.5 से 3 लाख रुपये तक वेतन दिया जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि आर्थिक, परंतु हाँ उनके ठहरने रहने ये सब की व्यवस्था सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए। तो निश्चित रूप से बस्तर के विकास में कठिनाई जो है वो मुख्य कारण है नक्सली और राजनीतिक इच्छा शक्ति। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी अभी पिछले 5 वर्ष में देखने को मिला है। कोई भी नए उद्योग कहीं ये वगैरह कोई भी बड़ी ऐसे ये नहीं हुआ जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, ये करे, केवल पुलिस में भर्ती। तो ये कोई ये व्यवस्था नहीं, इसमें सुधार की जरूरत है। जी, अब मैं आपके पास आता हूँ, उसके पहले हमारे दर्शकों को बता दें, एक DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधिपति है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया है कि पुलिस को पत्रकारों से पूछने का अधिकार नहीं है कि उनके सूत्र क्या है। ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि अब या कोई भी अधिकारी कि अगर पत्रकार अपना काम कर रहा है तो वो सूत्र बताने का अधिकार नहीं रखेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। तो ये पत्रकारों के लिए अच्छी बात है कि सूत्र नहीं, बात है। और पहले भी था, परंतु क्या है कि राज्य शासन या केंद्र के ये लोग अधिकारी लोग दबाव करके ये करते थे। तो DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधिपति उनके बधाई के पात्र है कि पत्रकारों के लिए एक अच्छा चीज है कि नहीं तो हमेशा पुलिस पूछती आपका कौन है इन्फॉर्मर, कि कौन जानकारी दिया, तो ये अब पुलिस नहीं पूछ पाएगी या कोई अधिकारी नहीं पूछ पाएंगे। मैं आपके पास आता हूँ, क्या कारण है बस्तर का विकास नहीं हुआ और इतनी सरकारें हो गई, चौथे मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं विष्णुदेव साय जी को, तो अभी भी स्थिति जस की तस है। देखिए, मुझे लगता है कि 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि जन जागरण। जी, आप जिनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, महसूस होना चाहिए कि जो सरकारें क्या करना चाहती हैं। और दूसरी बात, जैसा भी भाई ने कहा कि इच्छा शक्ति राजनीतिक दलों की जो सत्ता में रहते हैं उनकी। होता यह है कि जब भी कहीं कोई काम शुरू होते हैं, जैसे अब सड़कों का जो जाल है, बिल्कुल सही बात है। अभी जाता था बीजापुर, सुकमा, गोंडा सब जगह, निसंदेह सड़कों की स्थिति पे अगर हम बात करेंगे तो बस्तर में सड़कों का जो मेन रोड है सब अच्छे हो गए, जो कि आज से 10 साल पहले वो स्थितियां नहीं थी, 10-15 साल पहले। लेकिन आज की स्थिति में मुझे लगता है 80 से 90% सड़कें मुख्य रूप की जो सब बन चुकी हैं। अब इसके बाद आ जाता है काम। होता क्या है कि जैसे नक्सली समस्या जो मेजर समस्या है, एक तरह से देखा जाए तो बस्तर में एक समानांतर सरकार पिछले कई सालों से चल रही है, कम से कम 30 से 40 सालों से। आप सुनते होंगे कहीं सड़क का निर्माण हो रहा है तो गाड़ियां जला दी जाती है। अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था, अभी हुआ। तो वो लोग कभी भी एक पोस्टर लग जाता है कि बस्तर बंद, सड़कों पे आवाजाही बंद, बसों के जो चलती हैं यात्रियों को आने जाने में जो एक सुविधा है वहाँ पर बसों की, उनका चलाना बंद कर देते हैं। कभी कोई धोखे से अगर कोई चली गई तो उस बस को रोक करके यात्रियों को उतार के बस में आग लगा दी जाती है। तो ये जो मूवमेंट जो अंदर की तरफ चल रहा है, तो उससे किसका भला हो रहा है? तो ये हालांकि मतलब मैं समानांतर सरकार की बात इसलिए कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो लोग अंदर के लोग हैं उनको एक अपने या तो अपने लाभ के लिए या वो सरकार को अपनी बताने जब मौजूदगी कि हमें उनके जो डिमांड्स है, बात तो जरूर कर रहे हैं कि भाई आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है भैया, लेकिन सरकार के साथ उनको चर्चा करनी चाहिए कि भैया आप ये कुछ मतलब खाली पोस्टर लगा देने से, खाली विरोध कर देने से कुछ नहीं होना चाहिए। और उनको खासतौर पे एजुकेशन महत्वपूर्ण बात, और हेल्थ, 2 ऐसी चीजें जो बस्तर में भी जरूरी है। आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा था कि आज भी वहाँ पर मरीजों को लाने से खटिया में ले आना पड़ता है, एम्बुलेंस सुविधा तो ये सब चीजें जो है सरकार से उनको करवानी चाहिए, जो शायद वो नहीं करवा पा रहे हैं। और नहीं तो बहुत सारी संस्थाएं और भी हैं, समाज सेवी संस्थाएं भी हैं, बाहर से जो यूनिसेफ वगैरह है, तमाम जो है बहुत से लोग आते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन मैंने कहा जन जागरण, बस्तर के जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि सरकारें जो काम करना चाहती है वो उनके हित के लिए। अन्यथा जब व्यापारी वर्ग है, देखिए वहाँ तो स्थिति है कि जो जैसे किशमिश है, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, उनके बदले में आज से 30 से 40 साल पहले लोग नमक देते थे, चिरौंजी और ये स्थितियां हैं। तो उनके अंदर अज्ञानता है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको नहीं मालूम कि उनके पास क्या है। बस्तर में चाहे वो खनिज की बात करें हम, चाहे ये ड्राई फ्रूट्स की बात करें, वन संपदा की तो बहुत है, लेकिन वहाँ के लोगों को जागरूकता नहीं है। मैं उनका जन जागरूकता, तो उनको कि वो खुद उनके पास माला माल है, उस जागरूकता के अभाव में बहुत सारे लोग मालामाल हो जा रहे हैं। और आज जो बस्तर का मूल जो आदिवासी है, मूल नागरिक है, आज अपनी पुरानी स्थिति में।
जी श्रीवास्तव जी, चूंकि अब हमने बस्तर की बात करी, यही हाल आप सरगुजा के बहुत सारे इलाकों में हमने गए थे तो देखा है कि वहाँ भी यही स्थिति। तो अगर सरगुजा में भी, जबकि वहाँ पर आपने देखा होगा कि आज भी जसपुर जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री आते हैं वहाँ की दुर्दशा की आप सड़कों का स्थिति खराब है, जाने के साधन नहीं है। हाईवे जो है नेशनल हाईवे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप स्टेट हाईवे या अप्रोच रोड में आते हैं गांव पहुँच के जाने वाले मार्ग में, तो स्थिति बस से बदतर है। कोई अधिकारी शहर छोड़ के जसपुर नहीं जाना चाहता। तो मुख्यमंत्री जसपुर के हैं और कई सालों से उनका निवास है वहाँ, क्या स्थिति सुधरेगी जसपुर की? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र है सरगुजा से पूरे 14 सीट जो आदिवासियों के बेल्ट का था वो पूरा भाजपा की सरकार को मिला है। ये यानी कहा जाए कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसके पूरे क्षेत्र को अब पूरी जिम्मेदारी उनकी बढ़ गई है कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो सामान्य ये है, उस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मुख्य मुद्दे हैं। इस पर उन लोगों का ध्यान रहना चाहिए, खास करके औद्योगिक विकास। क्या है वहाँ पर काला सोना अर्थात कोयले का अकूत भंडार है। सबसे बड़ा भंडार है आपका पूरे सरगुजा बेल्ट, आपका बैकुंठपुर है, विश्रामपुर है और जितने भी कोयलाई माइंस है वो सब जसपुर है। वहाँ पर इतने हैं जिससे कि औद्योगिक विकास की संभावना है, परंतु वहाँ पर दुर्भाग्य से बड़े उद्योग एक भी स्थापित नहीं किए हैं। कोयले का भारी मात्रा में वहाँ से भी देश के चारों क्षेत्र में जाता है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपया कोयले से फायदा होता है। डीएमएफ का फंड से करोड़ों रुपया मिलता है। तो पैसे की कमी नहीं है, परंतु क्या है कि उस पैसे का यदि औद्योगिक विकास में से कुछ तो क्षेत्रों में जरूरी है औद्योगिक विकास। जितने भी अधिकांश जिले देखे सब एकदम सूने हैं उद्योग के नाम से। तो वहाँ पर सबसे आगे छोटे छोटे कुटीर उद्योग से एक सामान्य व्यवस्था होती है, परंतु बड़े उद्योग की ज़रूरत है क्योंकि रोजगार देना है। यदि युवाओं को रोजगार देना है तो निश्चित रूप से आपको उद्योग लगाना पड़ेगा। सरकारी नौकरी तो हर किसी को दिया नहीं जा सकता, उसके तो सीमित संख्या होती है। एकमात्र का ये है उद्योग है, उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। निश्चित रूप से उस क्षेत्र की विकास होगा। तो जसपुर में भी स्थिति विकास के नाम पर जीरो है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, 5 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके पहले 3 साल कांग्रेस ने राज किया, तो 8 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल बीजेपी ने राज किया, फिर 5 अभी नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के। विकास कहीं नहीं दिखता। तो आप चूंकि आपने जवाब दिया था, आप बताएंगे कि विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं दिखता। शहरों में दिखता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिखता है, ये मैं मानता हूँ। आप क्या कहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि भौगोलिक स्थिति में हम जाएं तो 5 संभागों में बैठा हुआ छत्तीसगढ़ जी। और इन 5 संभागों में जो सरगुजा एक संभाग है, बस्तर एक संभाग है, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं। तो जो वहाँ की समस्याएं हैं बस्तर की, वो तो खैर नक्सली बेल्ट है, उनकी समस्याएं अलग हैं। लेकिन ये जो सरगुजा का जो मामला है, सरगुजा की परिस्थिति कुछ अलग है। इसके पहले जितने भी मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जो दुर्ग संभाग से आते थे, अब रहे भूपेश बघेल जी, वो भी दुर्ग संभाग के थे। वो जो 3 साल थे जोगी जी थे उस समय, लेकिन मात्र 3 साल का था, नया नया राज्य बना था, शायद उस समय बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन होता यही है कि जब जो भी नेता या जो भी बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री जैसी जो चीजें होती है, पहले वो लोग अपना देखते हैं, कहीं ना कहीं आमतौर पर देखा जाता है, मनोवृत्ति है। तो चाहे वो रमन सिंह जी रहे हो, चाहे भूपेश बघेल जी रहे, इन लोगों ने दुर्ग संभाग में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि नक्सल समस्या थी तो वहां भी उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन अन्य जो जगह है देखा जाए तो उसमें खासतौर पर सरगुजा का क्षेत्र है, शायद इसलिए उपेक्षित रह गए। तो काफी दूर है, 400-500 किलोमीटर दूर है, जाना आना शायद कम होता। मैं स्वयं गया था 5-7 साल पहले, और जसपुर से कुनकुरी के आगे जब हम बलरामपुर जा रहे थे तो वहाँ शंकरगढ़ एक जगह है, ये 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जबकि काफी डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हो चुका है। उस सड़क को देखने के बाद मुझे लगा, वहाँ एक बस चलती है सवेरे, जो कि 10 किलोमीटर का जो या 5 किलोमीटर का सफर है, वो मुश्किल ज्यादा 2 घंटे करीब लग जाते हैं उसमें, 1.5 से 2 घंटा। तो जो सड़क पर चला तो विकास कहाँ? ताजुब यही हुआ कि बड़ा तरक्की सड़कें तबकरा के देखिए आप, कि आप खाली भरे गिलास को लेकर चल जाइए, छलकेगा नहीं। और वही बॉर्डर है जसपुर जिले में, खासतौर पे जो बलरामपुर के आसपास का जो एरिया था बहुत बुरा था।
और चूंकि वो वहाँ झारखंड लगा वहाँ से 10 किलोमीटर का, वहाँ जो भी स्थितियाँ हैं, नो डाउट। तो मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि वहाँ कोई बड़ा नेता नहीं बन पाया था, जैसे पहले छत्तीसगढ़ में स्थितियाँ थी कि यहाँ उपेक्षा हुआ करती थी, जसपुर उपेक्षित रहा हुआ जिला खासतौर पे। और पूरा सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में ये जो बेल्ट है, खासतौर पे बैकुंठपुर, सूरजपुर, यहाँ पर तो फिर भी स्थितियाँ अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ कोयलेरी है। और अभी अडानी के भी जब काम चल रहा है वहाँ का चला, तो जो प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं जो काम करती हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए भी संसाधन ठीक करती हैं। लेकिन सर जसपुर में ऐसा कहीं कुछ नहीं था, इसीलिए नहीं हो पाया। अब चूंकि विष्णुदेव साय मुखिया बन गए हैं तो निसंदेह अब जो फोकस ऐसा लग रहा है कि सरगुजा के साथ सबसे पहला और विकास की जो गति रुकी हुई थी उस पे फिर से तेजी आएगी। जशपुर से विष्णुदेव साय को चूंकि आते हैं और उनको सीएम बनाया गया, क्या भाजपा की ये रणनीति होगी कि चूंकि वहां का विकास हो या आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना, ये बात थी? दोनों में से क्या? जसपुर क्षेत्र के एक दिग्गज नेता जी दिलीप सिंह जूदेव, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जसपुर में मैं कोई भी उद्योग लगाने नहीं दूंगा, और आखिरी तक उद्योग नहीं लगा वहाँ पर। अब चूंकि अब वो नहीं है तो अब मुख्यमंत्री की नैतिक जवाबदारी होती है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए कई उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। आपके पास पैसा की कोई कमी नहीं है, कई है, पीपी मॉडल है, ये मॉडल है, बड़े बड़े उद्योगपति आने के तैयार है, बशर्ते कि उसको सुविधा दो, संसाधन दो। इतने बड़ा वहाँ पर एरोड्रम है अंग्रेजों के समय का, आज उसका उपयोग होना चाहिए, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। उद्योगपति चाहते हैं, बस्तर में जैसे ये हुआ, जब से ये हुआ है अपना एरोड्रम चालू हुआ है तो कई उद्योगपति आकर के देखना शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे उद्योग, कोंडागांव में उद्योग लग रहा है। इस प्रकार का क्या है कि संसाधनों का ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच हो सकते हैं, बशर्ते की इच्छा शक्ति हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति अब दिखाई देने लगी है, क्योंकि केंद्र से पैसा मिलना है, राज्य से मिलना है, और अपने पास संसाधन इतना है जिस पर लोन लेकर के आराम से विकास कार्य किए जा सकते हैं। पैसे की कमी नहीं होगी कहीं भी, बशर्ते सही ढंग से उसका ये हो। अब आपने कहा पैसे की कमी नहीं, छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन जिस प्रकार ये फिजूल खर्ची, जैसा आपने देखा था रायपुर इंडोर स्टेडियम सच के तैयार है, लेकिन राजभवन में कल शपथ ग्रहण होना, तो ये फिजूल खर्ची, ये जो पैसा खर्च कर रही सरकार, टैक्स पेई का पैसा खर्च हो रहा है या डीएमएफ फंड का पैसा खर्च हो रहा है, तो ये फिजूल खर्ची कहा जा सकता है कि नहीं? आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी रह गई है जी, और या फिर जो आनंद फानंद में जिस किस्म से कार्यक्रम को कराया जा रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है। आमतौर पे होता है जैसे कि शपथ ग्रहण के बाद जो है मंत्रिमंडल की बात है, प्लानिंग होनी चाहिए उसमें, तो उसके समय होना चाहिए। तो तैयारियां एक तरफ आप कर रहे हैं बलबीर जूनियर इंडोर स्टेडियम में और शपथ लेना राजभवन में जी, तो ये तो सीधा सीधा देखा जाए तो कहीं ना कहीं फेलियर है प्लानिंग का। प्लानिंग इनके प्रॉपर कहीं ना कहीं सरकार की नहीं रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये तो वही जाने, लेकिन ये फिजूल खर्ची है, निसंदेह ऐसे कामों पर रोक लगनी चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है कि हमारे ब्रेकिंग अभी पहुंची हमारे पास कि जो किरणमणि नायक है महिला की अध्यक्ष, वो पद पे बनी रहेगी। तो ये एक हाई कोर्ट से उनके पास आया है कि, और ये बड़ी ब्रेकिंग है कि अगर वो चूंकि सरकार बदलती है तो पूरे आयोग का गठन नए सिरे से होता है, लेकिन महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रहेगी। ये एक ब्रेकिंग है हमारे दर्शकों के लिए। क्योंकि अब हम विकास की बात करें, कर्जा से डूबा हुआ प्रदेश है। श्रीवास्तव जी, आपसे मैं बोलूँगा, हम जसपुर से आ गए, हम बिलासपुर संभाग में आते, तो बिलासपुर संभाग में भी आप अगर बिलासपुर संभाग के आउटर पे जाएंगे तो वहाँ भी स्थिति जस की तस दिखती है। तो विकास वहाँ भी नहीं हुआ है। कई दावे करिए, सभी सरकारों ने दावा किया हम विकास किए, किसी को योजना में शामिल करके या मुफ्त में देने से विकास प्रदेश का नहीं होगा। क्या मानते हैं आप? बिलासपुर संभाग में आपका रायगढ़ है, जिंदल प्लांट है, मोनेट का है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े उद्योग हैं, हजारों लोगों को नौकरी मिल रही है। दूसरा आपका कोरबा है, कोरबा में तो लाखों लोगों को नौकरी उपलब्ध हो रही है। तीसरा बिलासपुर में बहुत कई बड़े बड़े उद्योग हैं। तो अब जहाँ तक कि अचानक मार कोटा ये वगैरह है, लोरमी पंडरिया, उस क्षेत्र में विकास नहीं। अब चूंकि वहाँ से उप मुख्यमंत्री बन के आ गए हैं अरुण साव जी,
तो संभावना अब बढ़ जाएगी कि उस क्षेत्र में विकास होगा। बाकी तो 3-4 जिलों में तो अच्छे से विकास हुआ है। जांजगीर चांपा में तो इतने ज़्यादा उद्योग हैं और आज स्थिति ये है कि वहाँ के निवासी लोग केवल 95 ये दे देना मजाक है क्या? मैं आपको रोकना चाहूँगा कि आपने कहा कि विकास है और उद्योग है, फिर भी जांजगीर और बिलासपुर के श्रमिक छत्तीसगढ़ को छोड़ पलायन करके अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं। आपने कई खबर आपने भी छापी है, तो क्या कहेंगे कि विकास का यही है उसका मॉडल? उसका मुख्य कारण है एक तो परंपरागत तरीके से उन लोग बाहर जाते रहे हैं। जब उद्योग लग गए हैं, कारण मैं बता रहा हूँ, चूंकि वहाँ पर यहाँ जो ये है वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं, उससे करीब दुगने राशि वहाँ कमा लेते हैं। एक दूसरा, पति पत्नी से ही जाते हैं, बाल बच्चों से ही जाते हैं, सबको अलग से इनकम। आपने कहा कि उनका जो प्राथमिक है जो पलायन है ना, जो पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो उनका वेतन है ज़्यादा मिलता है, मजदूरी ज़्यादा मिलती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने, आपने जैसा कहा कि उद्योग लगे हैं, बहुत ज़्यादा उद्योग लगे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिलासपुर बेल्ट से ही पलायन होता है और बेमेतरा दूसरा। तो नवागढ़, बेमेतरा और बिलासपुर और मुंगेली वगैरह बिलासपुर संभाग से ज़्यादा होता है। तो अगर उद्योग लगे हैं तो क्या प्रॉपर यहाँ पर उनका देख रेख नहीं कर पा रही प्रशासन? निश्चित रूप से। एक छोटा सा उदाहरण हम क्यों ना भिलाई के ही ले। आपका जिंदल स्टील प्लांट में 477 रुपये मिनिमम पेमेंट देते हैं, यहाँ पर 200, 250, 300। तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार। तो हम बात इसी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कर्जे में है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये पलायन रुके तब तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। उस क्षेत्र में अच्छे उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले। निश्चित है, परिवार से यदि एक सदस्य को भी अच्छे से नौकरी मिल जाती है, अपन अपने पास में है बीएसपी में यदि एक को कर्मचारी के नौकरी मिल जाता है तो उसका परिवार खुशहाल हो जाता है। मैं आपसे वही सवाल करूंगा, बिलासपुर में विकास दिखता है ऊपरी तौर पर, ऊपरी आवरण पर, लेकिन आप अंदर जाएंगे वहां से बिलासपुर संभाग से बहुत ज्यादा पलायन होता है, जबकि कोरबा, रायगढ़ और जो शहर है वहां पर उद्योग लगे हुए हैं। जी बताइए। देखिए, दरअसल देखा जाए 5-7 जिले जो आते हैं, तो 7 हो गए हैं जी। हम कोरबा की बात करें या रायगढ़ की, तो ये दोनों में जो है ना, निसंदेह जो इंडस्ट्रीज है ना, वो उनकी तादाद काफी ज्यादा है जी। और इसलिए वहाँ पर जो है, वहाँ के जो आम नागरिक है वो पलायन कम करते हैं। अब बात आ रही थी बेमेतरा और जैसे बिलासपुर की, तो देखा जाए कि इन दोनों जिलों के मुकाबले, बल्कि जांजगीर में भी काफी है इंडस्ट्रीज जो है ना, हाँ। लेकिन बिलासपुर में और बेमेतरा में यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है पर्याप्त संख्या में नहीं है। आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हर इंसान को काम। अच्छा, दूसरी बात, काम की बात करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए महज 23 साल हुए हैं। प्लानिंग शुरू होते हुए 5-7 साल बीत गए, काम शुरू हुआ। तो ये जो पलायन करने की जो परंपराएं हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की, तो ये बहुत आदिकाल से चली आ रही हैं। कश्मीर तक जाते हैं लोग यहाँ के। और एक जो बात जैसे श्रीवास्तव जी ने कही, बिल्कुल सही बात है कि कम से कम जो डेली वेज है वो हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत कम है। आज हम साउथ की बात करें, केरल में 700 से 800 रुपए तक का एक पर डे की वहाँ की आय है। मतलब एक प्लम्बर भी जाता है या राजमिस्त्री जाता है जुड़ाई करने के लिए, ईटा के लिए, तो वो टाइम से आता है। उसको 9 बजे जाना है, 5 बजे निकलना है, जाएगा अपना चाय पीने के लिए आधा घंटा निकालेगा, 20 मिनट का जो भी उसका ब्रेक होता है, और उसके बाद वो काम करता है। तो बाकायदा यूनिफॉर्म लेके आता है। एजुकेटेड है वहाँ का श्रमिक। हमारे थोड़ा सा एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं कमी है, यहाँ डेली कमाओ डेली खाओ वाली स्थितियाँ हैं। तो बिलासपुर और खासतौर पे जो करें, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रोजगार के संसाधन फिलहाल नहीं है। इसलिए बिलासपुर जिला खासतौर पर और बेमेतरा जैसे जिलों के लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है, और इसलिए विकास वहाँ कमजोर है। तो इसके लिए सरकार को देखना है। आधुनिकरण कितना एक मैटर करता है, क्योंकि अपन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो बात करते हैं, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन कितनी जरूरत है उसकी? क्योंकि आप देखेंगे पास के राज्यों में तो कई स्मार्टफोन बन रहे हैं, जैसे एप्पल इंडिया में बनना चालू हो गया, iPhone 15 जो बहुत महंगा, 1 लाख के ऊपर उसका प्राइस है। तो ये सब चीजें छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, IT हब बन पाएगा छत्तीसगढ़ का भी? जो आधुनिकरण जो है ना, किसी भी देश के विकास में बहुत सपोर्टिंग होता है। आप देख लीजिए, आप चूंकि डबल इंजन की भी सरकार आई है, तो क्या आधुनिकरण होगा? देखिए, आज हम भिलाई स्टील प्लांट से इस बात को शुरू करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट में एक समय 70,000
वर्कर हुआ करते थे 1975-80 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। डे बाई डे रिटायरमेंट होने लगे, लोग कम होने लगे। आज की तारीख में 10,000 के आसपास की संख्या होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप यदि प्रोडक्शन पे यदि आप कंपेयर करें दोनों की तुलना में, तो जितना प्रोडक्शन 60-70 हज़ार के जब वर्कर तब नहीं हो पाता था जितना आज हो रहा है। 25 मिलियन टन से 40 मिलियन टन हो गया। और सेल का जो सबसे बड़ा जो यूनिट है वो मिलाइट स्टील प्लांट ही है, जो लगातार मुनाफा दे रहा है। और कई दूसरे यूनिट कई बार फेल हो जाते हैं, लेकिन ये कभी फेल नहीं हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? इसका सीधा सीधा जाता है आधुनिकीकरण को। जो मशीनें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हम जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ प्लस में है। तो आधुनिकीकरण निसंदेह किसी भी जिले के, किसी भी देश के, किसी भी नगर के, किसी भी प्रदेश के विकास का एक बहुत बड़ा आधार होता है। आपने बात की आईफोन वगैरह की जो बात करें, निसंदेह ये जो टेक्नोलॉजी है, आज इसके बिना इंसान का जीवन आधा अधूरा। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि हम बस कृषि की बात कर रहे हैं, हम लोहे की बात कर रहे हैं, जैसे सर ने कोरबा में कहा कि कोयला है, काला सोना है। मगर चूंकि आज का युग जिस तौर से आगे बढ़ रहा है, एक आधुनिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो क्या इन सारी चीजों की वजह से भी छत्तीसगढ़ पीछे है कहीं ना कहीं? जी हाँ, इस पर जैसे अपना नया रायपुर में यहाँ पर बहुत उद्योग लगने की संभावना थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कारण क्या है कि आते हैं, ज़मीन ये करते हैं, परंतु क्या है सही ढंग से उनको न तो ज़मीन की सुविधा दी जाती, न व्यवस्था ये करते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपका 2-3 एक तो आपका माइक्रो एक लग चुका है, आपका कहा जाए कि मोबाइल बनना तो चालू हो ही चुका है रायपुर में, नए रायपुर में। ऐसे कई उद्योग लगना चाहते थे। इन्फोसिस वाले आकर के यहाँ पर ये किए कि यहाँ पर हम ये करें, कुछ संस्थाएं खोलें, परंतु प्रशासनिक स्तर पर उनको कोई ये नहीं दिया। यहाँ जब तक कि भ्रष्ट प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक के यहाँ पर कोई उद्योग नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं भिलाई में ही कह रहा हूँ कि 4-5 उद्योगों के लिए आवेदन दिए, लेकिन तत्कालीन कांग्रेसी शासन में इस प्रकार के अड़ंगे डाले और उस पूरे जमीन, औद्योगिक क्षेत्र की जमीन को गरीब को बसा दिए 2-3 सालों में। आप चूंकि औद्योगिक क्षेत्र की बात की और उद्योग विभाग की बात की, तो उद्योग विभाग के पास भी एक राइट होता है कि आप जमीनें अलॉट कर सकते हो उद्योग डालने के लिए। तो इस बारे में उद्योग विभाग कुछ क्यों नहीं करता कि सही व्यक्ति को मिले? अब अपन दूर के कहीं जाए, अपन भिलाई में ही देखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को इतने बड़े बड़ी जमीन दे दिए, वहाँ पर उद्योग तो बंद कर दिए हैं और किराए में चला रहे हैं, और उसके ऊपर निगरानी की किसी उद्योग विभाग को होना चाहिए। तो उद्योग विभाग तो कहीं ना कहीं उद्योग विभाग की लापरवाही है, निश्चित रूप से लापरवाही है। कई उद्योग अपने इंडस्ट्रियल स्टेट में चालू करने के लिए पैसा हो गया, रजिस्ट्री हो गया, जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं अवैध कब्जाधारी, और लगातार शिकायत के बावजूद भी ये नहीं करते। लगभग ये स्थिति हर तरफ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात तो ने कही, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि देखिए, छोटी मोटी चीजों से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता है। आपको जो भी काम करना बड़े पैमाने पर सॉलिड करना। राज्य शासन को अपनी इच्छा शक्ति के बाद इन्वेस्टर को अपने यहाँ बुलाना चाहिए। और आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए, लेकिन इन्वेस्टर आते हैं, देखते हैं सब कुछ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हर चीज की संभावना है, इंडस्ट्रीज के लिए भी है और बस्तर में जाकर कृषि के लिए भी है, जिस फील्ड में भी काम करना चाहे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों से और सरकार के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात रह जा रही है जिसकी वजह से मामला नहीं बन पा रहा है। तो सरकारों को भी चाहिए कि इन्वेस्टर को थोड़ी छूट दे। जब उनको लगेगा कि हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ी रकम करेंगे, तो उसका भी उसका फॉर्मेलिटीज और क्लियरेंस जो रहते हैं वो जल्दी से उनको करके दे। छोटा उद्योग रहेगा, 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी को रोजगार मिलेगा। यदि बहुत बड़ा उद्योग होगा, वो आएंगे तो 1000-500 को लोग रोजगार मिलेगा। हमारा जो टॉपिक है कि छत्तीसगढ़ कर्ज में डूबा है, हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि हम संभागवार चर्चा किए, बस्तर से सरगुजा, बिलासपुर, अब दुर्ग आए, क्योंकि अब चर्चा हो रही है औद्योगिक इकाइयों की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब उद्योग आते हैं तो उनको परेशान किया जाता है। उदाहरण के लिए अहिवारा जेके लक्ष्मी प्लांट, तो कई बार विरोध हुआ, आंदोलन हुए, है ना, पूरे प्लांट को आग लगा दिया गया। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का विकास और जो कर्ज में छत्तीसगढ़ है वो कैसे उभरेगा? उसका कारण ये है, आपको छत्तीसगढ़ में यदि उद्योग लगा रहे हैं तो कम से कम 40-50% स्थानीय लोगों को रोजगार देना ही होगा। उसकी जमीन, पानी, ये सबका उपयोग कर रहे हो, तो उनको इस मामले में छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। आपने कहा डबल इंजन की सरकार,
तो डबल इंजन की सरकार, तो ये शब्द थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है व्यक्तिगत कि डबल इंजन होता क्या है ना? उसके बारे में मैं बताना। हाँ जी बताएंगे। डबल इंजन की सरकार ये है, हमने यानी राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया कि यहाँ पर उद्योग लगाना है। उद्योग के लिए राशि उपलब्ध कौन कराएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को आवश्यक नहीं है कि कैश ही दे दे, वहाँ से उद्योगपति को ये कर देगा कि आपको वहाँ पर पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, आप आकर के यहाँ उद्योग लगाए। जी मैं तो, आपको हाँ डबल इंजन की सरकार, उसके बाद मैं आपसे फिर इसके अब यहाँ तक क्या है कि पैसा पैसा पैसा, आप यानी भारत की क्या स्थिति है, विश्व का 5वें में पहुंच चुका है, मात्र 30 बिलियन डॉलर की और व्यवस्था हो जाएगी तो यानी हम जापान को पछाड़ करके यानी तो चौथे स्थान पे नहीं है, तीसरे स्थान पर आने वाले समय में पहुंच सकते हैं। तो आर्थिक स्रोत कैसे बढ़ रहा है? आपको अभी 190 करोड़ रुपया आपको इससे मिल रहा है GST से, ये बढ़ते जाना है और उस पैसे का तो आखिर हर राज्यों को वितरित होता है ना। और जो भी संसाधन केंद्र जितने भी इनकम टैक्स है, टैक्स है, उसका पहले तो 15-20% देते थे, अब तो 33% दे रहा है। तो संसाधनों की कमी नहीं है, हर साल इनकम टैक्स बढ़ते जा रहा है, आर्थिक स्रोत बढ़ते जा रहा है, तभी तो आज हम चौथे से अब तीसरे में पहुंचने जा रहे हैं। हम विश्व की बात नहीं कर रहे, हमारा प्रोग्राम में तो प्रदेश नहीं, हम प्रदेश की बात करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा डबल इंजन, चूंकि थोड़ा सा ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए डबल इंजन वाली बात, क्योंकि सरकार जनता चुनती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सबको पता है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो डबल इंजन आप मैं चूंकि किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, ये इथिकल एक होता है कि सबका विकास हो। एक्चुअली कहा जाए कि एक परिवार में पति पत्नी, यदि दोनों में अनबन होगा तो परिवार नहीं चल पाएगा, यदि दोनों में सहयोग मिलेगा तो अच्छे से चलेगा। यही स्थिति छत्तीसगढ़ की होने वाली है जी। ऐसा तो आप मान रहे हैं कि अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रदेश में तरक्की करेगी और जो कर्ज है कर्ज से उबरेगी जी, क्योंकि लगातार हमेशा जो नेताओं के द्वारा कहा जाता है, एक बात सामने आती, मुक्त की रेवड़ी। मैं जहाँ तक ये कहता हूँ, कर्ज कोई समस्या नहीं है। हाँ, कर्ज को किस तरह से ये करें, और कर्ज और लेना पड़ेगा तो लेंगे, पर उसके किस तरीके से उसका ये करेंगे, ये क्या है कि राजनीतिक सोच में निपट सकता है। कर्ज कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होता। विकास करना है तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो कर्ज लोगे। कर्ज के कई रास्ते हैं, आपका मैंने बताया BOT पे आपके सड़क बनती है, आपको 1 पैसा नहीं लगाना है। हाँ, मैंने देखा है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैंने देखा है कि किस प्रकार फिजूल खर्ची होती है। आप एक IAS जो सचिव रैंक का है या कलेक्टर, तो उनके यहाँ 35 लोग काम करते हैं। तो ये तो अंग्रेजों के शासन से नहीं, तो इसके लिए प्रशासनिक सर्जरी करना चाहिए। अभी आप एग्जांपल के ले लो, 14 एकड़ में एक मुख्यमंत्री का मकान बन रहा है, हाँ। है 12 एकड़ में उप मुख्यमंत्री का बन रहा है, ये 20 एकड़ में आपका ये बन रहा है। तो ये क्या है कि बेचारे किसानों के ये जमीन लिए हो और उस पर इस प्रकार के ये करोगे तो स्वाभाविक है इस प्रकार के फिजूल खर्ची। ये फिजूल खर्ची, आप क्या कहेंगे? निसंदेह फिजूल खर्ची पे रोक लगनी चाहिए, और जैसा अभिषेक भैया ने कहा बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज है, हमको कहीं ना कहीं अपने खर्चों में जैसा कटौती करना है। एक प्रस्ताव देखिए, राजनेताओं की जब बात आती है किसी भी किस्म के लाभ की, तो चाहे जितनी पार्टियां होती है सब एक साथ हो जाती है 10 मिनट में। आज देखिए, कोई एक बंदा कोई विधायक रह लिया, 5 साल रहा, उसके बाद पेंशन चालू, लोकसभा सदस्य रहा, उसकी पेंशन, और ये डबल ट्रिपल पेंशन का भी सिस्टम है। और एक सुप्रीम कोर्ट में भी आज का विदाई रही थी, लोगों की मांग भी रहती है, कम से कम राजनेताओं को भी थोड़ा सा अपना त्याग करना चाहिए, कुर्बानी का दिखाना चाहिए कि भैया एक पेंशन इनफ है। तो ये दूसरी बात क्या है, जो अमला मिलता है इनको अपने परिवार के लिए कुछ सुरक्षा, ये जो है, ये इसकी जरूरत है क्या? ये जो स्टेटस सिंबल आजकल बना हुआ है कि 4 गाड़ियां आगे 4 गाड़ियां पीछे चल रही है, ये फिजूल खर्ची में ही आता है। यदि इस पे रोक लग जाए, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता के पैसे को इस किस्म से इसका एक दुरुपयोग ही है जी। भाई जो मिडिल एरिया, खासतौर पर मध्य एरिया छत्तीसगढ़ का, यहाँ कोई खतरा नहीं है। बस्तर जा रहे हैं, ठीक है, सुरक्षा के लिए वहां पर ठीक है, स्वाभाविक सी बातें हैं, लेकिन अनावश्यक
मतलब कम से कम गाड़ियों में कम से कम खर्चे में इस काम को करने के लिए प्रयास होने चाहिए और उनकी इच्छा शक्ति, ये जो होगा सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि अपने खर्चों पे कैसे कटौती कर सकते हैं। तो कर्जा अब जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा 20 एकड़ में सीएम का बंगला बन रहा है, तो 20 एकड़ की जरूरत नहीं है। नहीं है, 16 एकड़ था, उसको विरोध हुआ तो उसने 2 एकड़ कम करके 14 एकड़ किया। तो ये फिजूल खर्ची है। ठीक है भाई, सीएम है, जनप्रतिनिधि है एक्चुअल में। मैं एक देखो, हमारे यहाँ की व्यवस्था में सुधार की सबसे आगे जरूरत है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो है गरीबी रेखा वाले, उनको अभी मात्र 350 रुपये मिलता है। वही आपके पड़ोस में तेलंगाना में 3000, अभी उसने अपना हरियाणा सरकार ने 2000 को बढ़ाकर तो आपने कहा डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, तो ये 350 से 3000 होगा। 3000 ना हो तो कम से कम 1000 रुपए तो शुरुआती दर पे होना चाहिए। क्यों? हमारा प्रदेश खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। परंतु क्या है कि आज वहाँ के 3 लाख रुपए पर कैपिटा है, हमारे यहाँ 1,33,000 है। तो उस अनुपात में आप दीजिए ना भाई, उनका 3 लाख हो गया तो 3000 दे रहा है, 1,33,000 हुआ तो कम से कम 1000 रुपया तो दो। तो अब पूरे चूंकि हमारा चर्चा है कि छत्तीसगढ़ कर्जे में, आपने 1000 रुपए की बात करी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सरकार दे रही है, अन्य प्रदेशों से बहुत कम है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का विकास संभव है, हाँ या नहीं? मैं आप पहले बताएंगे। देखिए, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास तो हर जगह का होना है, होना भी चाहिए, सीधी बात है। अभी जब डबल इंजन सरकार की बात हो रही तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो विकास का जो बोझ है, वो जिम्मेदारी विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री उन पे कम है, मोदी जी पे ज्यादा है, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी गारंटी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है। तो जहां भी स्टेट गवर्नमेंट फेल होगी, उसके पीछे जिम्मेदारियां वहां से शुरू हो जाएंगी केंद्र सरकार की, तभी संभव है। आप क्या मानते हैं, विकास संभव है? और जिस प्रकार अगर आप निम्न वर्ग, अति निम्न जो व्यक्ति है, तो उसका स्थिति में अगर सुधार होगा तो प्रदेश का उद्धार होगा। क्या है कि जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र के बाद में उनको क्या है, ये घर से उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता। यदि 1000 रुपया लेके आएगा तो घर वाले भी सोचेंगे चलो बेचारा कुछ तो कमा रहा है, उससे हमारी साग सब्जी के चल जाएगा। इसलिए क्या है कि मिनिमम उनको जो 300 350 दे रहे हैं वो 1000 करना सबसे आगे जरूरी है। बाद में भले और आगे बढ़ते जाइए, आपके पड़ोसी राज्यों के से आपको सबक लेना पड़ेगा। संभावना का प्रदेश है छत्तीसगढ़। आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं और आपने समय दिया स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है, छत्तीसगढ़ प्रदेश है, कर्ज में डूबा हुआ है। हमारे जो आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे, उनका कहना है कि जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति के उत्थान होगा तो छत्तीसगढ़ का उत्थान होगा। तो इसी के साथ हम अपने ये कार्यक्रम खास चर्चा समाप्त करते हैं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।